नमस्कार, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज हम जानेंगे एक महत्वपूर्ण लेटर के बारे में जो कि 2 अप्रैल 2026 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड आर.के. पुरम न्यू दिल्ली से जारी किया गया है। द डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ सैनिक वेलफेयर सेक्रेटरीट्स राज्य सैनिक बोर्ड यूनियन टेरिटरी सभी को लेटर लिखा गया है जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। इसका जो सब्जेक्ट है कि कट ऑफ डेट फॉर RMEWF online applications on KSB website www.ksb.gov.in for financial year 2026-27 academic year 2025-26। यानी कि जितने भी रक्षा मंत्री एक्सेसमैन वेलफेयर फंड के अंतर्गत फाइनेंशियल बेनिफिट दिए जाते हैं आपके बच्चों के लिए, आपके लिए, तो उन सब की कट ऑफ डेट के बारे में बताया गया है। साथ में केंद्रीय सैनिक बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप अप्लाई भी इनके लिए कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो जानकारी दी गई है जिसमें बताया गया कि सभी राज्य सैनिक बोर्ड से अनुरोध किया जाता है कि वो अपने क्षेत्राधिकार के जिला सैनिक बोर्ड को सूचित करें ताकि सभी ESM को नीचे निम्नलिखित अनुसूची के अनुसार ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की समय सीमा का पालन करने के लिए सूचित किया जा सके। अभी यहाँ पर ग्रांट का नाम दिया गया है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की जानकारी दी गई है। क्या इसमें करना है और क्या डिटेल्स रहने वाली है उसके बारे में बताया गया। सबसे पहले जो ग्रांट यहाँ पे आप देखेंगे ये है प्यूनरी इनिशियल फाइनेंशियल ईयर 2026-27 और यहाँ पर बताया गया है अप्लाई करने के लिए आपको 1 अप्रैल 2026 से लेके 31 मार्च 2027 के बीच में अप्लाई करना होगा। और द ESM शुड बी 65 ईयर्स ऑफ एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच अप्लाइंग। तो जिनकी भी उम्र 1 अप्रैल के बाद 65 साल या उससे अधिक हो गई है वही ये जो ग्रांट है इसके लिए अप्लाई करें। नेक्स्ट है रिन्यूअल के बारे में जो प्यूनरी है फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की बात यहाँ पे की गई है और यहाँ पर बताया गया है कि वे आवेदक जिनके आवेदन प्रारंभिक रूप से फाइनेंशियल ईयर 2025-26 या उससे पहले स्वीकार किए गए थे उन्हें अपने नवीनीकरण आवेदन 1 दिसंबर 2026 से लेके 31 मार्च 2027 के बीच में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए प्रस्तुत करने होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मैरिज ग्रांट पूर्व सैनिकों की बच्चियों के लिए ये ग्रांट दिया जाता है, उनकी लड़कियों की शादियों के लिए ये ग्रांट दिया जाता है। तो डेट ऑफ मैरिज से लागू होगा और अप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड बियॉन्ड 180 डेज। 180 दिनों के बाद ये एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे विवाह संपन्न होने के और 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो ग्रांट है एजुकेशन ग्रांट है और यहाँ पर एकेडमिक ईयर 2025-26 जो कि क्लास 1 से लेके ग्रेजुएट लेवल तक या ग्रेजुएशन तक BA BCom हो BSc हो वगैरह अन्य भी कोर्सेज है उसके लिए दिया जाता है। और यहाँ पर जो एजुकेशन ग्रांट है पात्र आवेदक शिक्षा अनुदान के लिए अपने आवेदन 1 अप्रैल 2026 से लेकर 30 नवंबर 2026 तक एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में प्रस्तुत कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पे ग्रांट है और मेडिकल के बारे में बताया गया है डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल और डेट ऑफ लास्ट प्रिस्क्रिप्शन, यानी कि जब से आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए हैं या आपने लास्ट में जो अंतिम प्रिस्क्रिप्शन आपका रहा है उसकी तिथि रही है। तो यहाँ पर आवेदक अस्पताल से डिस्चार्ज तिथि या फिर अंतिम जो प्रिस्क्रिप्शन है डॉक्टर के द्वारा लिखा गया है पर्ची उसकी तिथि से 180 दिनों के बाद स्वीकार नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट जो ग्रांट है 100% डिसेबल्ड चाइल्ड इनिशियल और यहाँ पर नो लिमिट टाइम, कोई लिमिट टाइम नहीं है करंट फाइनेंशियल ईयर में। इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च फॉर एलिजिबल कैंडिडेट। नेक्स्ट जो ग्रांट यहाँ पे बताया गया है रिन्यूअल ऑफ 100% चाइल्ड डिसेबल और इसके लिए भी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की बात की गई है और जिसमें बताया गया कि वे आवेदक जिनके आवेदन प्रारंभिक रूप से फाइनेंशियल ईयर 2025-26 या उससे पहले स्वीकार किए गए थे उन्हें अपनी नवीनीकरण आवेदन 1 दिसंबर 2026 से लेके 31 मार्च 2027 के बीच में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए प्रस्तुत करने होंगे। नेक्स्ट जो ग्रांट है ऑर्फन इनिशियल और इसके लिए डेट ऑफ डेथ ऑफ लास्ट लाइफ पेरेंट। ये जो ग्रांट है पूर्व सैनिक जिनकी भी डेथ हो जाती है उनके अंतिम संस्कार के लिए सरकार की तरफ से एक सम्मान के रूप में दिया जाता है और यहाँ पर
इसके लिए भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिन्यूअल ऑर्फन। रिन्यूअल करने के बारे में यहाँ पे बताया गया है। फाइनेंशियल 2025-26 का जिक्र किया गया, वित्तीय वर्ष 2025-26, और यहाँ पर बताया गया कि वे आवेदन जिनके आवेदन प्रारंभिक रूप से फाइनेंशियल ईयर 2025-26 या उससे पहले स्वीकार किए गए थे, उन्हें अपने नवीनीकरण आवेदन 1 दिसंबर 2026 से लेकर 31 मार्च 2027 के बीच में जो 2026-27 के लिए प्रस्तुत करने होंगे। नेक्स्ट जो ग्रांट यहाँ पे है वोकेशनल ट्रेनिंग ग्रांट, और ये जो होता है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वोकेशनल कोर्स ऑर्गेनाइज वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रन बाय राज्य सैनिक बोर्ड, जिला सैनिक बोर्ड, स्टेट लाइक ITI और प्राइवेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑफ रिपीट्यूट लाइक NINIT ETC। यहाँ पर बताया गया है कि जो राज्य सैनिक बोर्ड है, जिला सैनिक बोर्ड, उनके द्वारा संचालित या राज्य के ITI या प्रशिक्षक जो निजी प्रशिक्षण संस्थानों के द्वारा संचालित होते हैं, जैसे कि NIIT आदि द्वारा मान्यता प्राप्त व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की पूर्णता की तिथि के बारे में बताया गया है। और इसके लिए जो भी आवेदन करना चाहते हैं, आवेदन जो पाठ्यक्रम है पूर्ण होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर आपको इसके लिए आवेदन करना है, उसके बाद स्वीकार नहीं किए जाएंगे। मोबिलिटी इक्विपमेंट के बारे में यहाँ पर बताया गया है। अभी जो मोबिलिटी इक्विपमेंट है यहाँ किसको दिए जाते हैं? ESM डिसेबल after retirement from the service with disability of 50% or more and not covered under similar scheme of Army, Air Force, Navy forces। यहाँ पर सेवानिवृत्ति के बाद यानी कि नौकरी के बाद जब आप रिटायर आ जाते हैं, उसके बाद 50% या अधिक दिव्यांग होने पर ESM को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की समान योजनाओं के अंतर्गत कवर नहीं किया जाता है, उनके लिए दिया जाता है। और इसके लिए कोई भी टाइम लिमिट नहीं रखी गई, यहाँ पे कोई टाइम कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे सीरियस डिजीज 1 टाइम, और इसके लिए डेट ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल और डेट ऑफ लास्ट प्रिस्क्रिप्शन, जब से आप हॉस्पिटल डिस्चार्ज हुए हैं या डॉक्टर ने लास्ट में आपको देखा है। एप्लीकेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड, 180 दिनों के बाद आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। लास्ट में जो ग्रांट है सब्सिडी होम लोन 1 टाइम, सब्सिडी जो होता है होम लोन का, उसके बारे में बताया गया है। और डेट ऑफ सैंक्शन ऑफ लोन, जिस तारीख को आपकी डेट सैंक्शन होती है बाय बैंक, दिस फैसिलिटी एप्लीकेबल होगा वार वेव्स या फिर वार डिसेबल एंड एट्रीब्यूटेड पीस टाइम कैजुअलिटीज ओनली, उनको ही दिया जाता है। और इसके लिए एप्लीकेशंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड बियॉन्ड 180 डेज, 180 दिनों के अंतर्गत आपने अप्लाई किया तो ठीक है, उसके बाद अप्लाई करते हैं आप तो सैंक्शन नहीं होंगे। तो कॉमन मिस्टेक्स नोटिस किया गया है जो कि 2025-26 में पूर्व सैनिकों की तरफ से जो भी एप्लीकेशन इन फाइनेंशियल ग्रांट के लिए दी जाती है या अपलोड की जाती है, उसमें क्या क्या गलतियां होती हैं, कॉमन गलतियां जो होती हैं जिससे हमें बचना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि ESM का नाम और जो आर्मी नंबर है डिस्चार्ज बुक से मेल नहीं खाता है, या फिर एक ही बच्चे के लिए आप 2 आवेदन आप दे देते हैं। नेक्स्ट है कि विधवा का नाम डिस्चार्ज बुक से मेल नहीं खाता है। अगला है कि बच्चे का नाम दस्तावेजों में या मार्कशीट से मेल नहीं खाता है। नाम की स्पेलिंग डिस्चार्ज बुक में कुछ और होती है, बैंक में कुछ और होती है, आधार में कुछ और होती है। तो समय सीमा का पालन भी यहाँ पे नहीं किया जाता। ये यहाँ पर कॉमन मिस्टेक्स बताए गए हैं जो कि 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में कंक्लूजन करके निकाले गए हैं। अगला जो ग्रांट है एजुकेशन ग्रांट, इसके लिए क्या क्या जो मेन गलतियां करते हैं पूर्व सैनिक या उनके डिपेंडेंट क्या क्या करते हैं। सबसे पहले कि स्कूल के द्वारा जो हस्ताक्षर होते हैं या मुहर होते हैं वहाँ नहीं होती है आपके सर्टिफिकेट में या फिर मार्कशीट में। दूसरा कि बच्चे का नाम मेल नहीं खाता, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम आती है। गलत वर्ष की मार्कशीट आप अपलोड कर देते हैं। और लास्ट में है कि पास होने का स्पष्ट उल्लेख उसमें नहीं किया जाता है, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें इस तरह का मेंशन होना चाहिए। एजुकेशन एंड मैरिज ग्रांट, क्या गलतियां यहाँ पे होती है? यहाँ पर क्या होता है कि एक बच्चे के लिए आवेदन करते हैं लेकिन 2 बच्चों के नाम दे देते हैं, या फिर इसके विपरीत होती है गलतियाँ, उसको सुधार करने की ज़रूरत है। जो पिनोरी ग्रांट इनिशियल है उसके लिए क्या क्या गलतियाँ करते हैं, उसके लिए सबसे पहले है कि पहले से स्वीकृत मामलों में पुनः आवेदन कर देते हैं। आवेदन की आयु
जो पिनोरी ग्रांट इनिशियल दिया जाता है उसमें क्या क्या कॉमन गलतियां होती हैं। पहले से स्वीकृत मामले में पुनः आवेदन दोबारा कर दिया जाता है, यानी कि पहले आपने अप्लाई कर दिया और दोबारा फिर अप्लाई कर दिया, तो ऐसा नहीं करना होगा। आवेदक की आयु 65 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। विधवा द्वारा पति की मृत्यु तिथि नहीं भरी जाती है, बहुत सारे एप्लीकेशंस में गलत श्रेणी में आवेदन भर देते हैं। एक ही वर्ष में इनिशियल और रिन्यूअल दोनों आवेदन कर देते हैं, तो ये यहाँ पर आपको इन सभी गलतियों से बचना होगा। जो फिनरी रिन्यूअल है, ऑर्फन रिन्यूअल है, 100% डिसेबल चाइल्ड रिन्यूअल है, इसके लिए कॉमन जो गलतियाँ होती हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट डाक से भेजना, ऑनलाइन जो होता है अपलोड नहीं करना, निर्धारित समय 1 दिसंबर से लेकर 31 मार्च में अपलोड नहीं करना, लाइफ सर्टिफिकेट सही अवधि में साइन नहीं, और सभी फॉर्मेट का उपयोग जो होता है, सही जो एप्लीकेशन होता है फॉर्मेट होता है उसका उपयोग नहीं किया जाता है। ये यहाँ पर कॉमन मिस्टेक्स पाई गई हैं, तो ये जो सुधार है आपको अगली बार अप्लाई करते हैं तो करना होगा। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि रक्षा मंत्री एक्सेसमेन वेलफेयर फंड के तहत जो फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है उसके बारे में। जानकारी अच्छी लगती है लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर सकते हैं। जय हिंद।